हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों 10 फरवरी को इंग्लिश का एग्जाम है और लगातार आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। बच्चों हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज चालू किया था, हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मतलब 3 हमने लेक्चर दिया है बच्चों, 3 वीडियो प्रोवाइड किया है जिसमें लगभग 20 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं। तो लगभग हमने 60 क्वेश्चन आपको रिवीजन करा दिया है। आज भी लगभग बच्चों 20 क्वेश्चन यहाँ पर रिवीजन कराने वाले हैं। कोशिश यही रहेगा कि एक पार्ट और आए, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक पार्ट और आएगा जिसमें फिर से 20 क्वेश्चन, और बस इतने ही क्वेश्चन में अपना कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोगों को लगता है कि सर हमने नहीं देखा है, हमारे पास नोट्स नहीं है, तो आप लोगों को हम 50 रुपये में नोट्स दे रहे हैं। जो बच्चे शिव कोचिंग क्लासेस का नोट्स लेना चाहते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको उस नोट्स में मिलेंगे। तो लगभग 80 से 90 क्वेश्चन है बच्चों, 50 रुपये में आपको नोट्स मिलेगा। कॉन्टैक्ट नंबर है 96 85 29 91 49 9685299149। मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों 96 85 29 91 49। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, और जानकारी लेकर नोट्स ले सकते हैं। मात्र लिमिटेड अब समय बचा हुआ है, तो आप लोगों को तैयारी भी बेहतर करना होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बच्चों, व्हाट वाज द प्ले ऑफ द फॉग हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड। रोड साइड मतलब क्या है, सड़क किनारे, है ना, स्टॉल लगाने से। देखो क्या बोलता है, व्हाट वाज द प्ले ऑफ द फॉग हु हैड पुट, यानी रखने से, रोड साइड यानी सड़क किनारे जो स्टॉल रखना है, तो सड़क किनारे स्टॉल लगाने वाले लोगों का क्या दलील था, ठीक है। तो द प्ली दैट द फॉग वाज ओनली गेट मनी, मतलब वो केवल पैसे कमाने चाहते थे। आफ्टर सेलिंग हिज गोडीज, मतलब वो जो भी सामान था उनको बेचकर वो पैसा कमाना चाहते थे। दे मस्ट हिज गोडीज, यानी उसके सामान खरीदना ही होगा, उन्हें उसका सामान खरीदना होगा। ये चीज़ यहाँ पर निकलता है। तो क्वेश्चन क्या बोला था, सड़क किनारे स्टॉल लगाने वाले लोगों की क्या दलील है, ठीक है। तो द प्ली व्हाट द फॉग वाज ओनली टू गेट मनी, यानी उस व्यक्ति की गुहार केवल है सामान बेचकर पैसे कमाने के लिए, ठीक है। टू गेट मनी यानी पैसा प्राप्त करना, आफ्टर सेलिंग यानी सामान बेच करके, गोडेज है ना, सामान बेच करके पैसा प्राप्त करना उसका मेन उद्देश्य रहता है ना। दे मस्ट बाय हिज गोडीज, उन्हें उनका सामान खरीदना ही होगा, ऐसा उनका है ना दलील था। चलिए अगला प्रश्न बच्चों, व्हाट इज द, है ना, चाइल्डिश लॉगिंग दैट द पोएट रिफर टू हु व्हाई इट इज इट वेन। व्हाट इज द चाइल्डिश लॉगिंग, है ना, बचपन का लालसा जो है ना, कभी जिस बचपन की लालसा, व्हाट इज द चाइल्डिश लॉगिंग दैट द पोएट, यानी कभी जो है बचपन की लालसा का जिक्र कर रहा है। रिफर टू मतलब जिक्र कर रहा है। व्हाई इज इट वेन, वह क्या है ना, बताना है आप लोगों को। यह बर्थ, व्हाइट इज बेन मतलब व्यर्थ, और व्यर्थ क्यों है इसके बारे में बताना है। देखो, द पुअर फार्मर वाज वेटिंग फॉर एनी कार, यानी जो पुअर मतलब गरीब जो किसान होता है, वेटिंग फॉर एनी कार किसी कार का इंतजार करता है, टू स्टॉप कि वो कार खड़े होगा, एंड बाय हिज प्रोडक्ट यानी उसका सामान भी खरीदेगा, है ना। आस्क अबाउट द प्राइस हिज प्रोडक्ट, कार खड़ी होगी, सामान खरीदने के लिए वो प्राइस पूछेगा, प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट के बारे में। बट हार्डली एनी कार स्टॉप देयर, बट लेकिन क्या होता है कि जो यहाँ पर जो कार है, कोई कार खड़ी नहीं होते, है ना, शायद, बट हार्डली एनी कार स्टॉप है, शायद कोई कार खड़े हो। इन दिस वे लॉन्गिंग प्रोवेश बेन द पोएट कॉल इट इज चाइल्डिंग लॉगिस, मतलब जो क्या बोलता है कि सोचता है कि कोई कार खड़े होगा, है ना, सामान का प्रोडक्ट पूछेगा और फिर उसे खरीदेगा, लेकिन इस उम्मीद में कभी जो है उसका उम्मीद जो है साबित नहीं हो पाता, वो व्यर्थ हो जाता है ना। द पोएट कॉल्स इट चाइल्ड, और इसी को बोलता है बचपन की चाहत। क्या बोलता है, बचपन की चाहत या बचपन की लालसा, जो उसकी उम्मीद रहती है। अगला प्रश्न बच्चों जो 3 नंबर में पूछा जा सकता है और 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, द इकोनॉमिक वेलबीइंग ऑफ द कंट्री डिपेंडेंट ऑन द बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ द विलेज एंड द सिटी, मतलब द इकोनॉमिक जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक खुशहाली, वेलबीइंग मतलब खुशहाली ऑफ कंट्री अपने देश का, डिपेंड ऑन द बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ द विलेज एंड सिटी, मतलब यदि गांव और शहर दोनों का जब संतुलित विकास हो तभी हमारे देश की आर्थिक खुशहाली होगी। मतलब जो हमारे इकोनॉमिक हमारे देश का वो अच्छा कब रहेगा, कंट्री डिपेंडेड द बैलेंस्ड ऑन डेवलपमेंट, यानी जो गांव का है उसका भी विकास हो और सिटी का विकास हो। तो इस पर कवि ने क्या प्रकाश डाला है, इसके बारे में वर्णन करना है। देखो बच्चों, द सिमुलटेनियस डेवलपमेंट ऑफ विलेज एंड सिटीज,
आर वेरी इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्री इकोनॉमिक वेलबींग। क्या बोला है कि भाई जो संतुलन की स्थिति में यदि गांव की बात करें चाहे शहर की बात करें, दोनों के दोनों डेवलपमेंट होंगे तभी हमारे कंट्री का इकोनॉमिक वेलबींग होगा, मतलब अच्छा होगा। यानी हमारे देश की आर्थिक समृद्धि के लिए गांव का भी विकास हो और शहर का भी विकास हो, दोनों का विकास बच्चों इंपॉर्टेंस है, महत्वपूर्ण है, तभी हमारे देश का विकास कहलाएगा। बोथ आर इंटरलिंक्ड, मतलब दोनों जो है इंटरलिंक है, यानी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शहर का विकास होगा तो गांव का विकास भी होना चाहिए और गांव का हो तो शहर का विकास होना चाहिए। इन आवर कंट्री सिटीज आर डेवलपिंग, लेकिन हमारे देश में हो कह रहा है सिटीज आर डेवलपिंग, यानी शहर का विकास हो रहा है रेदर देन विलेज, विलेज के अलावा गाँव के अलावा शहर का विकास हो रहा है। हेंस द विलेज यूथ इज माइग्रेटिंग टू सिटी, इसी कारण से जो यूथ है, जो आज का बच्चा है, नया युवा है, वो कहाँ जा रहा है, सिटी शहर की ओर जा रहा है। द रीजन इन दैट विलेज आर नॉट प्रोवाइडिंग द बेटर, है ना, प्रोस्पेक्ट अप टू देम, कारण ये है कि भाई कोई बच्चा पढ़ लिख गया और उसको रोजगार चाहिए तो वो कहाँ जाएगा, शहर की जाएगा ना। तो हमारे देश में जो गांव की तुलना में शहर का विकास ज़्यादा हो रहा है, इसी कारण से युवा कहाँ जा रहे हैं, शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। यही कारण बच्चों गाँव में बेहतर अवसर, कारण यही है, क्यों, क्योंकि भाई गांव में बेहतर अवसर नहीं हो रहा है। हेंस द विलेज यूथ इमाइग्रेट इन सिटी जा रहे हैं। द रीजन, क्या कारण है, विलेज आर नॉट प्रोवाइडिंग द बेटर प्रोस्पेक्ट टू देम, मतलब जो बेहतर अवसर की तलाश है वो गांव में नहीं मिल रहा है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का ये ड्यूटी है, कर्तव्य है कि टू लुक आफ्टर द विलेज मैनेजमेंट, यानी गांव की जो व्यवस्था है उसको थोड़ा सा देख रेख करे, यानी सरकार का कर्तव्य होना चाहिए। इट विलेज लेफ्ट अंडर डेवलप्ड, यदि मान लीजिए गांव का विकास नहीं हुआ देन इट विल केस ग्रेट प्रॉब्लम इन इनबैलेंस्ड हो जाएगा बच्चों, इनबैलेंस्ड कर लेना इसको, है ना, सिचुएशन इन एवरी फील्ड विल अराइज, मतलब जितना भी दुनिया का फील्ड है, मतलब हर फील्ड में यदि गांव का डेवलपमेंट नहीं हुआ तो हर फील्ड में भाई गंभीर समस्या उत्पन्न होगा, है ना। इट इज सेट द इकोनॉमिक वेलबींग द कंट्री डिपेंडेंट ऑन द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ विलेज एंड सिटी, कहने का मतलब उन्होंने ये कहा है कि भाई यदि किसी देश की आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना है तो गांव और शहर दोनों के संतुलन को, है ना, विकास पर निर्भर होता है, तो दोनों की संतुलित विकास निर्भर करती है, तो यदि विकास करना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के इसमें कवि का कहना ये है कि भाई विकास हमारे देश में किसका हो रहा है, शहर का, इसलिए लोग कहाँ जा रहे हैं, गांव से शहर जा रहे हैं। तो यदि गांव का विकास नहीं होगा तो आगे चल करके बहुत सारी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो सरकार का ये कर्तव्य है कि शहर के साथ साथ गांव का भी विकास करे। अगला जो प्रश्न है बच्चों, हाउ टू डेनिजेंस एंड चिवैरलिक एड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर एटीट्यूड, मतलब यहाँ पर क्या बोला बच्चों, जैसे मान लो कोई व्यक्ति गांव में रहता है, उनको हम निवासी बोलते हैं। डेनाइजेंस एंड चिवारलिक मतलब होता है वीरतापूर्ण, जैसे एक क्लेवर यानी चतुर जो होता है ना बच्चों, क्लेवर, तो जो वीरतापूर्ण है यानी एक प्रकार से निवासियों यानी जो गांव में रहते हैं, और जो वीरतापूर्ण शब्द है एड टू आवर अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए, द टाइगर एटीट्यूड यानी बाघ के रवैये के जैसे समझने के लिए इन शब्दों का क्या महत्वपूर्ण उपयोग है बच्चों। देखो डेनिजेंस मीन्स, है ना, ड्वेलर्स, मतलब क्या है भाई, क्या मीनिंग है, निवासी का अर्थ होता है रहने वाला, यही तो होता है, मीन्स ऑफ ड्वेलर्स मतलब होता है रहना, तो निवासी का मतलब जो गांव में रहता है। दे आर फाउंड इन सम पर्टिकुलर प्लेस एंड चिवारलिक मीन्स मतलब जो कि दे आर फाउंड सम पर्टिकुलर यानी किसी विशेष जगह में जो रहते हैं उन्हें बोलते हैं डेंजेंस। एंड चिवारलिक्स मीन्स द मेजेस्टिस एंड वर्थी पोजिशन दे ऑक्यूपी लाइक एंड बैरियर्स, मतलब यहाँ पर जो वीरतापूर्ण का अर्थ है कि मजिस्ट्रेट बर्थी पोजीशन दे ऑक्यूप इन द बैरियर्स, मतलब जो योद्धाओं के समान, है ना, योद्धाओं के समान या गौरवशाली और सम्मानीय, मतलब वीरतापूर्ण का मतलब ये होता है कि योद्धाओं के समान एक तरीके से, है ना। दे टेल अस दैट टाइगर डू नॉट फियर द मैन बीनेथ द ट्री, कहना क्या चाहता है, दे टेल कहना चाहता है अस दैट द टाइगर डू नॉट फियर, यानी जो बाघ पेड़ों के नीचे रहने वाले होते हैं उन्हें किसी प्रकार से मनुष्य का द फेयर द मैन बीनीथ द ट्री, यानी मनुष्यों का किसी प्रकार से कोई डर नहीं होता है। हालांकि ये क्वेश्चन उतना खास नहीं है, तो आप लोग तैयार करना तो कर सकते हैं। आप व्हाट आर द हुम इज
आंट जेनिफर टेरिफाइड विद द थर्ड स्टेंजा। तीसरे छंद की आंटी जेनिफर किससे या किस बात के लिए भयभीत है, ठीक है। हु इज द आंट जेनिफर टेरिफाइड विद द थर्ड स्टेंजा, मतलब तीसरे छंद के लिए या आंटी जेनिफर किससे या किस बात के लिए भयभीत है, ठीक है। इन द थर्ड स्टेंजा आंट जेनिफर इज टेरिफाइड, तो ये तो यहाँ तो मतलब क्वेश्चन नहीं है बच्चों। ऑफ द हार्ड ऑर्डर्स दैट सी हैज गॉट हिज द मैरिड लाइफ, है ना, उसको वैवाहिक जीवन, देखो ना बोला मैरिज लाइफ, यानी वैवाहिक जीवन में जो झेली गई कठिनाइयाँ हैं उससे भयभीत है। सी हैज गॉट द ओल्ड एंड हैप्पी मेमोरीज, उसे मन में पुरानी यादों को भीज द स्टिल फ्रेश इन माइंड, अभी भी ताज़ा है, मतलब उसके मन में पुरानी यादें, दुखद यादें जो है अभी भी ताज़ा है, इस बात का उन्हें क्या है, थोड़ा सा भयभीत है, उस बात के लिए डर रहता है। मतलब एक प्रकार से तीसरे छंद के लिए और थर्ड स्टेंजा मतलब तीसरे छंद के लिए किस तरीके से जेनिफर के माइंड में चिंता है, किस कारण से भयभीत है, तो उनको मैरिड यानी वैवाहिक जीवन को याद करके उनको चिंता हो रही है। चलिए, तो ये अपना बच्चों 5 क्वेश्चन हुआ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, ठीक है। चलिए, ये अपना बच्चों एक एक क्वेश्चन है, इनको हम समझा रहे हैं ताकि आप लोगों को याद करना पड़े तो याद कर लो। तो यदि पोएम की बात करें बच्चों तो आंट जेनिफर, है ना, क्वेश्चन नंबर अपना जो 6 है ये चैप्टर नंबर 5 पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 5 का है। इंटरप्रेट द सिंबल फाउंड इन दिस पोएम, यानी जो आपने आंट जेनिफर जो टाइगर चैप्टर है इसमें पाए जाने वाले प्रमुख प्रतीकों का वर्णन करना है, ठीक है। चलिए देखो बच्चों, द पोएम आंट जेनिफर इज टाइगर, जो भाई पोएम का नाम है आंट जेनिफर टाइगर इज रिच सिंबॉलिक, मतलब टाइगर्स सिंबॉलिज कवर्ज एलिगेंस एंड ब्रेवरी। क्या बोला है बच्चों कि जो ये चैप्टर है आंट जेनिफर टाइगर है रिच सिंबॉलिक, मतलब एक प्रतीकों से भरा हुआ टाइगर सिंबॉलिज, यानी जैसे बाघ के साहस जैसा। कर्ज मतलब होता है बच्चों सहनशीलता। एलिगेंस इन ब्रेवरी मतलब होता है बच्चों क्या, वीरता। तो ये जो पाठ है, पूरा पोयम है, जो कविता है, वो एकदम प्रतीकों से भरा हुआ है, शेर के साहस, सहनशीलता, वीरता से भरा हुआ है। द मैसिव वेट ऑफ वेडिंग बैंड सिंबोलिज्म ऑर्डर्स हार्डशिप एंड बैरियर्स ऑफ द मैरिड लाइफ। अब यहाँ पर बच्चों मैसिव वेट ऑफ वेडिंग बैंड, मतलब वेडिंग बैंड का मतलब क्या होता है, अंगूठी, जो शादी का, बैड सिंबोलिज्म ऑर्डर्स हार्डशिप एंड बैरियर्स ऑफ द मैरिड लाइफ, जो हमारे शादी का पहचान होता है, वेडिंग भारी, जो अपना वेडिंग बैंड का मतलब होता है बच्चों एक प्रकार से अंगूठी जिसको बोलते हैं, वो हमारा जो है जो मैरिड वैवाहिक जीवन के, है ना, सिंबोलिज्म यानी सिंबल बना हुआ है, हार्डशिप एंड बैरियर्स हमारी कठिनाइयों का, हमारी चिंताओं का, ठीक है। फ्लोटिंग फिंगर्स सिंबोलिज्म द फिजिकल वीकनेस ऑफ द मैरिड वुमन, यानी क्या बोलता है फ्लोटिंग फिंगर्स, इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, फ्लोटिंग फिंगर्स मतलब जब उंगलियां कांपती हैं उसके बारे में बोला जाता है फ्लोटिंग फिंगर्स। सिंबोलिज्म यानी सिंबल है, यानी प्रतीक है, कांपती हुई अंगूठे या उंगलियां सिंबल प्रतीक होते हैं। फिजिकल वीकनेस ए मैरिड वुमेन, एक औरत के शारीरिक कमजोरी को रिप्रेजेंट करता है। टेरिफाइड हैंड एंड रिंग्ड विथ आर्डल्स सिंबोलिज्म हार्डशिप एंड बैरियर्स, यानी जो भयभीत हाथ है, देखो ना बोला टेरिफाइड हैंड का मतलब होता है भयभीत हाथ, ठीक है। और रिंग्ड विथ आर्डियल्स मतलब जो रिंग है यानी अंगूठी है ना, तो वो कठिनाइयों से घिरी हुई अंगूठी है ना। हार्डशिप एंड बैरियर्स और जो चिंताएं हैं, ये सब कुछ क्या होती है, ये भयभीत जो हाथ है औरत की वो दर्शाती है कि किस तरीके से कठिनाइयां हैं और चिंताएं दर्शाती है, यानी शादी के बाद जीवन में क्या क्या परेशानियां उसका अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है। अगला देखिए बच्चों, डू यू सिंपैथिस विथ आंट जेनिफर, व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ स्पीकर टूवर्ड आंट जेनिफर, क्या आप आंट जेनिफर के प्रति सहानुभूति रखते हैं, ठीक है। व्हाट द एटीट्यूड ऑफ स्पीकर, यानी वक्ता के रूप में आंट जेनिफर के प्रति क्या दृष्टिकोण है आपका बताना है, यानी आंट जेनिफर के रूप में आप किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं उसका, यानी क्या सही है, तो बोलो एस, हाँ। बी सिंपैथिक विथ आंट जेनिफर, हमारा सिंपैथी है, हमारा स्नेह है, आंट जेनिफर के प्रति सहानुभूति है। द एटीट्यूड
यानी सहानुभूति। आप द पोएट इज कवि के लिए क्विट फुल सिंपैथी लव एंड अफेक्शन, मतलब लव मतलब प्रेम होता है और स्नेह, है ना। तो कवित्री के भाव सहानुभूति है, प्रेम और स्नेह से परिपूर्ण है। इस कारण से थ्रोज हर पोएम ही वांट टेल अस रीडर्स फेस ऑल द ऑर्डियल्स, यानी थ्रोज मतलब क्या होता है बच्चों, थ्रो यानी फेंकना चाहते हैं, हर पोएम हर कविता में, वांट टू टेल हर रीडर यानी जो पढ़ने वाले व्यक्तियों के मन में ये फेस ऑल द ऑर्डियल्स मतलब उसके चेहरे में मुस्कान भरा हो, है ना। इस भाव को वो कविता के माध्यम से संदेश देना चाहती है। हैंडशिप एंड बैरियर्स ऑफ लाइफ, है ना, एलिजेंट ऑफ क्लेवरली स्टाइल, यानी जो कविता में अपनी जो चिंताओं का शालीनता से वीर भाव का संदेश देना चाहते हैं बच्चों, तो उसके माध्यम से उसके बातों से हम क्या हैं, एक प्रकार से सहमत हैं, ठीक है ना। तो क्या बोलना चाहता भैया कि यस आई सिंपैथिक विथ आंट जेनिफर, आंट जेनिफर का हम एक प्रकार से क्या करते हैं, उसके प्रति सहानुभूति है। द एटीट्यूड ऑफ वर्ड्स ऑफ क्वाइट फुल सिंपैथी लव एंड एफेक्शन, मतलब जो कवित्री का भाव है वो प्रेम और स्नेह से परिपूर्ण है। थ्रोज द पोएम सी वांट टू टेल हर, मतलब पोएम के माध्यम से रीडर यानी पाठकों के मन में ये संदेश देना चाहती है। कठिनाई ऑर्डल्स हार्डशिप बैरियर्स, मतलब बच्चों कठिनाई चिंता, है ना, शालीनता आदि भाव का वो क्या करना चाहती है, संदेश देना चाहती है। इस कारण से उसके लिए हम क्या हैं, सिंपैथिक है, मतलब एक तरीके से सहानुभूति व्यक्त करते हैं। चलिए अगला प्रश्न बच्चों देखिए, बड़े बड़े प्रश्न हैं और यहाँ से बच्चों 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बड़े क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। व्हाट इज सजेशन बाय इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल वेडिंग बैंड, चाचा की शादी की अंगूठी का भारी वजन, क्या बोला, मैसिव वेट ऑफ अंकल वेडिंग, यानी चाचा की शादी की जो भारी वजन है वो कवि से क्या संकेत मिलता है। व्हाट इज द सजेशन बाय इमेज, क्या संदेश मिलता है मैसिव वेट फॉर अंकल वेडिंग बैंड, यानी चाचा की शादी की जो अंगूठी का भारी वजन है ना, वाली छवि से क्या संकेत मिलता है बताओ, यानी जो छवि है भाई अंगूठी वजन है तो उससे क्या संकेत मिलता है। अब देखो बच्चों यहाँ पर एक प्रकार से आंट जेनिफर के बारे में ही वर्णन है, थोड़ा सा देखना। आंट जेनिफर कैन नॉट मूव हर फिंगर्स फीलिंग इन द बोल्स, मतलब आंट जेनिफर जो है वो मूव नहीं करना चाहती है ऊन में अपनी उंगलियों को, ऊन मतलब आसानी से जहाँ फंस जाए, ऊन में अपना उंगलियाँ क्या होती है, फंस जाती है। एक्चुअली सी हैज़ गॉट द बिटेड एक्सपीरियंस पास्ट मैरिड, मतलब पिछले जो शादी का अनुभव है उसको क्या है एक प्रकार से सही नहीं था, इसलिए आंट जेनिफर ऊन में अपनी उंगलियाँ आसानी से नहीं चला सकती। क्यों, क्योंकि जो उनका पुराना वैवाहिक जीवन था सही नहीं था। लाइफ एंड हर मेमोरीज विद द हस्बैंड वाज नॉट क्वाइट गुड, यानी उसके जीवन का जो पति के साथ जो समय था वो बिल्कुल नॉट गुड, अच्छा नहीं था। एंड अनप्लेसेंट मतलब बिल्कुल कड़वा था, है ना, अप्रिय था। द वेट ऑफ अनप्लेसेंट बैंड साइड्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर हैंड, मतलब उसके जो हाथ की अंगूठी थी अप्रिय बंधन थी तो वो भारी पड़ रहा था। हेंस सी वाज फीडिंग डिफिकल्टी टू पुल अप इन वेरी नीडली इजली विथ हर बिग फिंगर। हेंस इसलिए सी वाज फाइंडिंग डिफिकल्टी मतलब कठिनाइयों का अनुभव करती है, डिफिकल्टी मतलब कठिनाइयों का अनुभव करती है। पुल इन द इवोरी नीडली इजली विथ द बिग फिंगर, यानी एक प्रकार से बच्चों नीडली यानी एक हाथी दांत की जो सुई होती है ना, इवोरी नीडली मतलब हाथी दांत की जो सुई है को आसानी से खींचने में भी कठिनाई हो रही है। उन्होंने मतलब अनुभव ये किया कि भाई हम जो है अब नई चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं। आंट जेनिफर ये कहना चाहते हैं कि हम अपना हाथ उंगली में भी नहीं फंसाना चाहते, क्योंकि उसका जो पुराना जो वैवाहिक जीवन था वो सही नहीं था, पति के साथ उनका जीवन बिल्कुल सही नहीं था, है ना, बिल्कुल अनुभव बिल्कुल सही अनुभव था उनका जो बिल्कुल अप्रिय था, है ना। और उनके हाथ में जो रिंग थी, जेनिफर का जो रिंग था वो भी कठिनाइयों का आभास दिलाता था। और उन्होंने कहा इसलिए भाई हम अपने उंगली को हाथी दांत की सुई की जैसे जिस तरीके से सुई को खींचना हाथी दांत द्वारा आसान होता है, उसमें भी हम कठिनाइयों का अनुभव कर रहे हैं, ये चीज़ वर्णन किया गया है। व्हाई डू यू थिंक आंट जेनिफर हैंड एंड फ्लूटिंग थ्रू हर बोल इन द सेकेंड स्टेंजा, व्हाई इज द फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल,
यानी यहाँ पर व्हाट डू यू थिंक, क्या आंट जेनिफर हैंड द फ्लूटिंग थ्रो, फ्लूटिंग मतलब कांपना एक प्रकार से, यानी देखो बच्चों सेकेंड स्टेंजा की बात किया जा रहा है। यानी दूसरे छंद में क्या लगता है आंट जेनिफर के हाथ होने में क्यों फड़फड़ा रहे हैं, है ना। व्हाई इज द फाइंडिंग द नीडल हार्ड टू पुट, और उसे सुई खींचने में भी इतनी कठिनाई क्यों हो रही है। भाई देखो सीधा सा उद्देश्य है कि भाई उसकी घबराहट है ना, पुराने जो वैवाहिक जीवन को सोच करके देख करके उसकी घबराहट है। आंट जेनिफर हैंड द फ्लूटिंग थ्रो हर बिकॉज शी इज फ्राइटेंड एंड सबड्यूड, मतलब क्या है आंट जेनिफर का जो हाथ है वो डर है, घबराहट से कांप रहा है ना। क्योंकि बच्चों हर मैरिज रिंग बिकम ए बर्डन फॉर द बिकॉज सिम्बोलिज्म, जो उसका क्या बोला ना, हर मैरिज उसकी जो शादी की जो रिंग है ना, उसकी जो शादी की जो रिंग है वो बर्डन बना हुआ है, बोझ बना हुआ है। सिम्बोलिज्म हाउ सी अप्रेस्ड एंड कंट्रोल्ड बाय हर हस्बैंड, है ना, उसके पति द्वारा उस पर किए गए जो दमन है, नियंत्रण है, उसके प्रतीक को वो जो रिंग है समझाता है। दिस इज व्हाई सी अनेबल टू इवन पुल द नीडल, यही कारण है कि उसको सुई भी नहीं खींच पा रही है। ठीक है, आंट जेनिफर का जो फ्लोटिंग थ्रो है हाथ कांपता है बिकॉज क्योंकि सी वाज फ्राइटनेड बाज सबड्यूड, यानी वो क्या है फ्रस्ट्रेटेड है, घबराहट है, उसके अंदर डर है। क्यों? क्योंकि उसकी शादी हर मैरिड रिंग बिकम ए बर्डन, उसकी जो शादी की अंगूठी है उसके लिए बोझ बन गई है। ठीक है, क्योंकि उनका जो उनके पति द्वारा जो दमनकारी नीति है उससे वो भयभीत है ना। यही कारण है बच्चों कि वो सुई को भी नहीं खींच पा रही है। तो ये 9 क्वेश्चन आप लोगों ने बारीकी से समझा। ठीक है, तो ये अपना पोएट्री सेक्शन का काम खत्म होता हुआ अब हमारा यहाँ से बच्चों विस्तास शुरू होता है। क्या होता है बच्चों? विस्तास, यानी विस्तास का कहानी शुरू होता है और विस्तास के आज कुछ क्वेश्चन करेंगे और एक पार्ट और आएगा बच्चों, उस पार्ट में विस्तास के लगभग 20-25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। इसलिए तो कहता हूँ कि आप लोगों के पास नोट्स मात्र कितने रुपए में हम पहुँचा रहे हैं? मात्र 50 रुपये में। व्हाट्सअप कर सकते हैं बच्चों 9685299149। ठीक है, 96 85 29 91 49। पहला प्रश्न बच्चों, व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू, यानी तीसरा स्तर थर्ड लेवल रिफर टू किसको रिफर कर रहा है? ठीक है, तो द थर्ड लेवल रिफर टू सब वे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को संदर्भित है। ठीक है, याद रखिए बच्चों, द थर्ड लेवल चैप्टर किसके लिए रिफर कर रहा है? तो सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ये तो सिंपल छोटा क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए। वुड चार्ली इवन गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाय टिकट द गैलबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ? क्या बोला? वुड चार्ली बच्चों, सुबह सुबह जब वीडियो बनाना पड़ता है ना तो गले में खराश हो जाता है और आप लोगों के लिए रात में कंटेंट तैयार करना पड़ता है, तब सुबह वीडियो बनाना पड़ता है, इसलिए गले में अटकाहट आ जाती है। गैल्सबर्ग लिखा है ना। चलो, वुड चार्ली गो बैक द टिकट काउंटर, टिकट काउंटर जाते थर्ड लेवल बाय टिकट, यानी टिकट खरीदने के लिए, है ना। और अपना हो गया गैल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ टू पाइप, यानी क्या चार्ली अपने और अपनी पत्नी के लिए गैल्सबर्ग टिकट खरीदने के लिए तीसरी मंजिल पर टिकट काउंटर पर वापस जाता है? तो नो, इन माय ओपिनियन, नहीं। मेरा राय है कि ओनली इमेजिनेशन, मतलब उसका केवल कल्पना है, वो नहीं जाएगा। डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज द मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली और व्हाई? डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? द थर्ड लेवल वाज द मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली व्हाई? तीसरा स्तर जो चार्ली के लिए भागने का एक माध्यम था, क्यों? तो आपको क्या लगता है? यस या नो? तो भैया यस यस, हाँ लगता है। इज माई ओपिनियन, मेरे विचार से द थर्ड लेवल वाज द मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। मेरा विचार है कि जो तीसरा तल है चार्ली के लिए पलायन करने का एक माध्यम था। ही वांटेड टू स्पेंड हिज चाइल्डहुड गैल्सबर्ग, मतलब वो अपने बचपन गैल्सबर्ग में, एंड मोस्ट प्रोबेबली ही वाज नॉट हैप्पी, ही वांटेड स्पेंड, वो स्पेंड करना चाहता था बचपन का जीवन कहाँ? गैल्सबर्ग में। ठीक है, एंड मोस्ट प्रोबेबली इज नॉट हैप्पी टू सिटी, मतलब वो सिटी में खुश नहीं था, शहर में खुश नहीं था। His roaming down into imaginary third level at Grand Central Station was only dream wish fulfillment,
भाई वो गांव में रहता था, शहर में खुश नहीं था, है ना। तो ही रोमिंग डाउन इनटू इमेजिनरी थर्ड लेवल, तो तीसरे तल पर वो घूमना एकमात्र दिमाग में। सेंट्रल ग्रैंड स्टेशन बाज ओनली ए डे ड्रीम विज फुलफिलमेंट, मतलब बच्चों ये क्या बोला है, डीप यानी सपना, है ना। मतलब सेंट्रल ग्रैंड स्टेशन पर वो घूमना चाहता है, तीसरे तल में घूमना जो उसका दिमाग में चल रहा है वो केवल एक सपने की तरह है। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर काल्पनिक रूप से जो तीसरे तल पर घूमना चाहता है उसका क्या है, ड्रीम इज फुलफिलमेंट, ओनली और ओनली क्या है, उसका एक सपना होता है। ठीक, चलिए अगला देखिए बच्चों, व्हाट डू यू इनफर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली। ठीक है, मतलब सैम द्वारा चार्ली को लिखे पत्र से क्या निष्कर्ष निकालते हो। व्हाट डू यू इनफर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली, यानी सैम द्वारा जो चार्ली को पत्र लिखा गया है उसका क्या निष्कर्ष निकालते हो। तो क्वेश्चन नंबर चौथा, पांचवा और छठा, ये चैप्टर नंबर द थर्ड लेवल का बच्चों। थर्ड लेवल के 5 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल 6 क्वेश्चन है। तो ये आप लोग तैयार कर लेना, और हो सकता है बहुत सारे बच्चे तो याद भी किए होंगे यार, तो उनको भटकना भी नहीं पड़ेगा, है ना। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों, आपके लिए वीडियो हम लाते रहेंगे, प्यार सपोर्ट बना रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।